आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुनाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे एक दरख्वास्त कर लूँ कि प्रोग्राम और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट आवाज़ें हैं वो बहुत कम रह गई हैं, जो रह गई हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर जो है वो दबाया जा रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राजा साहब, 3 खबरें मेरे पास जिस पर मैं तफसील से आज की इस नशिस्त में कुछ सवालात मेरे हैं और कुछ जो हमारे सुनने वाले हैं उनके कमेंट्स भी हैं और उन कमेंट्स के अंदर भी सवालात हैं, वो भी हम शेयर करेंगे। राजा साहब, 3 खबरें। पहली खबर तो कोई कौमी हुकूमत की बाज़गश्त और एक नया मार्केट में शोशा छोड़ा गया है और वो शोशा ये है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान डील तय पा गई है और इस डील के मुताबिक कुछ काम करवाए जाएंगे मौजूदा हुकूमत से। अब इसके अंदर जो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है, जो सबसे अहम सवाल है कि डील किससे तय पाई, उन कायदीन से जो डील करके खामोश हो गए, या डील ऐसी है कि नए इलेक्शन लिए जाएंगे जमहूरियत की बका के लिए, या फिर एक ट्रक की बत्ती दोबारा से। इसका भी एक जायज़ा रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब का जो किरदार है वो मुकम्मल क्यों खामोश हैं और वो क्यों नहीं बोलते, और क्या उन्हें भी कुछ दोबारा से कोई उम्मीद दिलवाई गई है, और जो 28वीं तरमीम वाली बात है उसके तनाजुर में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और राय साहब, फिर इमरान खान की आंख का मामला, बुशरा बीबी की ज़ात के साथ जो सियासत अब इन्होंने जो सेहत वाला मामला है उस पर जो सियासत शुरू कर दी है, वो भी एक मेजर डेवलपमेंट है। और राय साहब, इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अगर घेराव कर लिया जाता 8 फरवरी 2024 की रात को, तो ये तमाम मंजर हमें देखने को ना मिलता। लेकिन अनफॉर्चुनेट है जो कुछ आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इससे शुरू करते हैं। और बताया भी जाता है, कुछ खबरें इस तरह की बाहर आई हैं, इससे पहले भी खबरें आती रही हैं, आज भी आई हैं। और अलीमा खान ने तो खैर एक जूम का लिंक जो था, एक वीडियो क्लिप वो किसी दोस्त ने कुछ अर्सा पहले शेयर भी किया था, जिसमें अलीमा खान ने कहा था कि इमरान खान आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि आप तहरीक के लिए, उनकी रिहाई के लिए निकलें, ये आपको खुद निकलना पड़ेगा। आज जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान कहेंगे तो हम निकलेंगे। कोई इमरान खान बनने की कोशिश ना करे, कोई इमरान खान अगर बनेगा तो हम उसे इमरान खान बनने नहीं देंगे। राजा साहब, अलीमा खान के हवाले से एक जो खबर बाहर आई है कि अलीमा खान ने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेख वकास को कहा कि आपको गिरफ्तारी से डर लगता है तो सीएम की गाड़ी में बैठकर आ जाएं। शेख वकास को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने बहुत लंबे मैसेज किए जिनमें लहजा नरम था लेकिन बातें बहुत सख्त थी। राय साहब, देखिए हाशमी साहब, पहले तो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान डील के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया और जिसके मुतल्लिक आपने कहा कि मार्केट के अंदर कोई नया शोशा या नया फार्मूला सामने लाया गया है और उसके मुताबिक कोई पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो गई है, लेकिन हम किसी सहाफ़ी के या जहाँ से भी यह खबर आई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम किसी भी सहाफ़ी के सोर्सेज को तो चैलेंज नहीं करते, लेकिन असल में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो हमारे पास इनसाइड स्टोरी है वो हम अपने व्यूअर्स के सामने रख देते हैं। और हमें लगता ये है कि जो हमारी स्टोरी है और हमारे सोर्सेज से जो हमारे पास आई है ये ग्राउंड रियलिटीज़ से ज़्यादा मैच करती है और ज़्यादा लॉजिकल है। एक तो हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त पीटीआई के दरमियान किसी भी किस्म की कोई डील नहीं है, और वो डील क्यों नहीं है उसके मुतल्लिक आप 3 वाक़यात के अंदर जो हम अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे उसके अंदर वो ख़बर आप ढूंढ सकते हैं। नंबर 1 कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों को रद्द करके जिस तरह से डायरेक्ट अपीलों के मामले पे गई है कोर्ट, अदालत गई है, ताकि इमरान खान साहब की सज़ाओं पर
हाई कोर्ट से एक स्टैंप लगवा ली जाए, एक मोहर लगवाई जाए। और ख़ुद पीटीआई के जो वकला हैं वो भी रो पीट रहे हैं कि ये एक अजीबोगरीब काम किया गया है। अभी तो हमने इमरान खान साहब से इजाज़त भी नहीं ली कि हम अपीलों वाला जो केस है उसको यहाँ कॉन्टेस्ट करें। असल मसला तो सज़ा मुअत्तली का था, लेकिन उसके बावजूद जिस उजलत में ये सब कुछ किया गया है इमरान खान साहब की सज़ाओं पर एक स्टैंप लगवाने के लिए, उससे साफ साबित होता है कि इमरान खान साहब या पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील नहीं हुई। अगर कोई डील हुई होती तो आपको जजों का जो रवैया है ये मुकम्मल तौर पर तब्दील होता हुआ नज़र आता। आपको इमरान खान साहब की ज़मानतों के केसेस फिक्स हुए नज़र आते। आपको इमरान खान साहब जो दूसरा वाक़या कि क्या डील हुई है या नहीं हुई, वो दूसरा वाक़या ये है कि पीटीआई ने या अलीमा खान साहिबा ने पूरा ज़ोर लगाया, ख़ास तौर पर उनके अहले खादा ने, पीटीआई की बाकी कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप को तो छोड़ दें, अवाम ने भी, कि इमरान खान साहब को जो बेहतरीन दस्तयाब इलाज है वो मिले और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया जाए इलाज के लिए। लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया गया और किसी आज़ाद डॉक्टर को उस पैनल में शामिल नहीं किया गया। तो अगर कोई डील होती और उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल कोई ट्रीटमेंट के लिए मुंतकिल किया जाता, बल्कि ये कहा जाता कि जब तक उनका फॉलोअप ट्रीटमेंट चलता रहेगा ये वहीं पर रहेंगे। पोस्ट ट्रीटमेंट जो केयर होती है आपकी ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होगी और उसके बाद अगले मरहले में उन्हें बनीगाला में नाम नहाद नज़रबंदी के तौर पर उन्हें कहा जाता कि आप यहाँ पर नज़रबंद हैं। तो उनको तो यानी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करना तो दरकिनार, एक आज़ाद डॉक्टर को भी उनके पैनल में शामिल नहीं किया गया। अगर जो डील हुई होती तो जो अभी DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर जो पीटीआई के लोगों का एतराज़ है कि कुछ सियासी बातें की गई हैं या उसके अंदर उसमें कुछ इशारे पीटीआई की जानिब थे, तो वो इस तरह का कोई मामला ना होता। अच्छा, अब उसके बाद अगर ये इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई डील हो चुकी होती तो इमरान खान साहब की महमूद खान अचकजई से अगर मुलाकात को छोड़ दें, लेकिन सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाती, अलीमा खान साहबा को मुलाकात की इजाज़त मिल जाती। इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए जो इस वक्त ये हुकूमत कोशिशें कर रही है और अदालती कार्रवाई कर रही है, तो ये सब कोशिशें ना हो रही होती और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन ना हो रहा होता। पहले मरले में चले अगर डील हो रही होती या डील होगी होती तो और कुछ नहीं तो यास्मीन राशिद साहिबा के मामले पर तो इस जाली फॉर्म 47 की हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। ख़ुद यानी ऐसे हल्के जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं भी रखते वो भी तनकीद करते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा को भी सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को चूँकि उन्होंने हराया था तो मरीम नवाज़ की ज़िद पर यास्मीन राशिद साहिबा को रिहा नहीं किया जाता। तो क्या आपको कोई ऐसा अंदिया मिलता है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान को डील हुई है? अगर डील हुई होती, एमएल वली ने भी आज कह दिया ना, वो सुने उन्होंने भी कहा है कि नवाज शरीफ अगर बाहर जा सकता है इलाज के लिए तो खान साहब को तो आपने अल-शिफा से मुंतकिल करना है। जी वो तो उनका राइट है ना, वो उनका राइट है, लेकिन मैं वो तो बिल्कुल राइट है उनका हक है, लेकिन मैं डील की बात कर रहा हूँ कि कोई डील वगैरह कि जी 6 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले भी एक शगुफा छोड़ा गया था कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भेजने के लिए मामला तय हो गए हैं, इमरान खान साहब का जहाज़ तैयार है, इमरान खान साहब को कहा गया है कि आप वापस आके उसी तरह सियासत कर लीजिएगा। यानी ये किडिश स्टोरी थी बचकाना, और ये भी कहा गया कि इससे पहले जिस सोर्स ने एक ठीक खबर दी थी उसी सोर्स ने ये खबर दी है। तो ये एक बचकाना सी खबर थी कि इमरान खान साहब को ये कहा जाए कि आप फिर जब मर्जी वापस आके अपनी सियासत दोबारा से शुरू कर दीजिएगा। तो ये इस तरह की खबरें भी उस वक्त लाई जाती हैं सामने जब पीटीआई की क़यादत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि आप हर सूरत में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाएं। अब इस पूरी सूरत हाल में जो असल खबर है
जो कि हमारे ज़राए ने का बताया कि उसके ऊपर 3 मीटिंग्स हुई हैं जिसकी जानिब मामलात बढ़ रहे हैं, और वो भी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन मामलात जिसकी जानिब बढ़ रहे हैं वो ये है कि पीटीआई की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि अगले इलेक्शन में भी पीटीआई को हराना नामुमकिन होगा। पीटीआई को जब हराना नामुमकिन होगा तो प्री पोल रिगिंग भी 2024 के लेवल पर करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर नताइज भी उसी लेवल पर जाकर तब्दील करने पड़ेंगे। और जिस तरह से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर आलमी सतह पर आलमी तंजीमों की जानिब से आवाज़ें उठाई गई और जिस तरह से सुबकी हुई ये तमाम सियासी जमातों की और पूरे निज़ाम की, तो उस तरह की सुबकी से बचना चाहता है निज़ाम की अगली दफ़ा। और फिर निज़ाम ये भी चाहता है कि ऐसा ना हो कि अगला इलेक्शन करवाया जाए जिस तरह पहले सारी असेसमेंट्स, सारे सर्वेस, इंटरनल सर्वेस जो करवाए गए थे, कि चूँकि अब तो इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया है, जो पार्टी के सरकर्दा लीडर्स थे उनको पार्टी से अलग कर दिया गया है, वर्कर्स को खौफजदा कर दिया गया है कि उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बन जाएंगे, तो पीटीआई किसी सूरत नहीं जीत सकती। लेकिन बाद में जब पीटीआई जीती 2/3 अक्सरियत से जायद से, तो ये साबित हो गया कि उनकी इंटरनल कैलकुलेशंस और असेसमेंट सारी गलत साबित हो गई। तो इसलिए असल प्लान जिसके ऊपर 3 मीटिंग्स भी हो गई हैं वो ये है कि ये देखा जाए कि हम 5वें साल, यानी जो हुकूमत का 5वां साल है, तो 4.25 साल 4.5 साल गुजरने के बाद एक कौमी हुकूमत का फार्मूला लेके आएँ, उस कौमी हुकूमत का सरबराह बना दें शहबाज शरीफ को। पीटीआई के कुछ लोग जो कॉम्प्रोमाइज्ड हों या जो कि अमली तौर पर पीटीआई के साथ नहीं हैं लेकिन पीटीआई के आप कह लें कि खंबे के तौर पर लड़े थे इलेक्शन, जैसे शेर अफजल मरवत, तो उनको पीटीआई का नुमाइंदा कह के तो 3-4 पीटीआई के लोग उस कौमी हुकूमत में शामिल कर लिए जाएं और इस निज़ाम को, इस हुकूमत को और इस निज़ाम को एक्सटेंशन दे दी जाए। तो ये जो खबर है, अगेन तमाम सहाफ़ियों के सोर्सेज अपने होते हैं कि 6 महीने में कोई इलेक्शन लेने के लिए कोई हो गया है, या 1 साल पहले इलेक्शन लेने के लिए, या 6 माह बाद इलेक्शन लेने के लिए, तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ उनके साथ मैच नहीं करती। इस वक्त शरीफ ख़ानदान को ये सूट ही नहीं करता कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएं, और इस वक्त जिस नहज पर मामलात हैं आपके इदारों के, उनको भी सूट नहीं करता कि इमरान खान साहब इस वक्त रिहा हो जाएं। हाँ, रियासत पाकिस्तान को तो सूट करता है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएं, और ये जो एक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी तकसीम है ये ख़त्म हो, आपकी इकॉनमी आगे जाए, एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा को जेल में डालने से जो आवाम में एक मनफी सेंटीमेंट पैदा होता है वो ख़त्म हो, वो तो उनको तो सूट करता है, रियासत को तो सूट करता है। लेकिन बाकी इस पूरे निज़ाम के जो मुश्तरका स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त, जिनकी कलेक्टिव सर्वाइवल का मसला है, उनको सूट नहीं करता है। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब पर जो सख्तियाँ की जा रही हैं उनमें कमी नहीं आ रही। इमरान खान साहब की 85% बीनाई मुतासिर हुई है एक आंख से, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। बुशरा बीबी साहिबा का भी आंख का मसला है, उनको भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। तो एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर कम से कम हमारे जो ज़राए हैं या हमारी जो समझ बूझ है और तजज़िया है उसके मुताबिक किसी किस्म की ऐसी डील नहीं है क्योंकि 6 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है साहब। एक और जो स्टेटमेंट थी आज वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये स्टेटमेंट आई है जी जो आपने एक तो डील की बात की, और मैं चाहूँगा कि वो अलीमा खान वाला भी अगर आप जवाब देते हैं, बिटवीन द पार्टी शेख वकास एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी। क्योंकि अलीमा खान कहती हैं कि अगर किसी को डर लगता है तो वो सोहेल अफरीदी की गाड़ी में बैठ के आ जाए, ये भी बात हुई है। तो डर तो लगता रहा है साहब, गिरफ्तारी से सब लोग डरते हैं और शेख वकास साहब तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। देखें, अलीमा खान साहबा को तो असल में ये कहना चाहिए था, अब चूँकि पूरी पीटीआई की क़यादत अलीमा खान साहबा पर हमलावर हो गई है और वो नहीं चाहते कि अलीमा खान साहिबा उनको बेनकाब करें, तो इसलिए अलीमा खान साहिबा ने बड़े हम्बल अल्फाज इस्तेमाल किए। असल में तो उनको ये कहना चाहिए था कि सोहेल अफरीदी जो हैं वो किसी बख्तरबंद में बैठ के आ जाएं। अगर उनको गिरफ्तारी से डर लगता है, अगर उनको अपनी सीएमशिप जाने से डर लगता है, तो वो किसी और गाड़ी में बख्तरबंद में बैठ के आ जाएं, या पुलिस के हिसार में आ जाएं, या कारकुनों के हिसार में आ जाएं। शेख वकास अकरम तो
कोई नजरियाती मटेरियल नहीं है, कोई एहतजाजी मटेरियल नहीं है, कोई पीटीआई से उनका दूर दूर का ताल्लुक नहीं था इससे पहले जब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। और अगर पीटीआई वो ज्वाइन ना करते, पीटीआई ज्वाइन की तो उनकी सियासत जो है ये दोबारा चमक गई। अगर पीटीआई ज्वाइन ना करते तो उनकी तो सियासत वैसे ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हुई थी बहुत अरसा पहले। तो इसलिए शेख वकास अकरम के मुतल्लिक, चूँकि वो स्पोक्स पर्सन है शेख वकास अकरम, तो इसलिए अलीमा खान साहिबा ने दबे लफ्ज़ों में उनको कहा। और फिर ये जो खबर दी गई कि उन्होंने बड़े लंबे लंबे मैसेज किए, तो ये लंबे लंबे मैसेज शेख वकास अकरम ने खुद नहीं किए। ये शेख वकास अकरम खुद ये जुरत नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सुहेल आफरीदी अगर बहुत सिंसियर होते अलीमा खान साहिबा के साथ, पीटीआई की पूरी क़यादत अलीमा खान साहिबा के साथ खड़ी होती, सलमान अकरम राजा अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े होते, तो शेख वकास अकरम को पता होता कि ये तो पूरी क़यादत खड़ी है, अगर मैं कोई ऐसा मैसेज करूँगा तो मुझे हो सकता है कान से पकड़ के बाहर निकाल दें। लेकिन अब चूँकि उनको पता है कि ये सारे लोग भी मेरे हमनवा हैं, गिरफ्तारी नहीं चाहते, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक नहीं चलाना चाहते, तो इसलिए उन्होंने यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन लोगों के इमा पर जो कि उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, जो तहरीक नहीं चलाना चाहते, जो अलीमा खान साहिबा खिलाफ हैं, उन्होंने वो लंबे लंबे मैसेज किए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब की दीगर बहनें जो उनके रिहाई के लिए अपने तौर पर कोशिशें कर रही हैं, उनके साथ पीटीआई की इस कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत का किस कदर एक शर्मनाक सलूक है और किस तरीके से वो उनको जिज कर रहे हैं, उनको पर तनकीद कर रहे हैं, उनको पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, जो कुछ आपके इदारे कर रहे हैं अलीमा खान साहिबा के साथ, उससे ज़्यादा अब पीटीआई की ये कॉम्प्रोमाइज जो क़यादत है ये खुद वही सब कुछ कर रही है। अच्छा, एक खबर थी कि सेनेट इजलास में बैरिस्टर अली जफ़र और राना सनाउल्लाह में बहस हुई, पीटीआई वॉकआउट कर गई। इमरान खान और उनकी अहलिया बीमार हैं, दोनों की आंखें सर्जरीज हुई, इनसे मुलाकात कराई जाए, पार्लिमानी इंसानी हकूक़ कमेटी को वहाँ भेजें। अगर छोटी छोटी बातों के लिए हमें अदालत जाना पड़े तो ईवान बाला का क्या काम है? अली जफ़र, आपकी हुकूमत में जो होता था हमें वो भी मालूम है। 1 साल तक तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं किए गए। वैसे प्रोडक्शन ऑर्डर तो नहीं जारी किए गए, लेकिन ऐसा इतना जुल्म नहीं किया इमरान खान ने, बल्कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को बताए बगैर नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया। और जब उन्हें पता चला और वो मरीम नवाज़ को भी भेजना चाहते थे तो खान साहब की इंटरवेंशन हुई और फिर उनको रोक लिया गया। अब खैर ये बातें रिकॉर्ड का एक हिस्सा हैं, लेकिन राय साहब दुनिया की तारीख़ में शायद ही कोई इतना लाडला और ऐसा शख्स, मुजरिम, एक ऐसा कैदी जिसे पाकिस्तान से उठाकर बाहर आपने इलाज की गर्ज से भेज दिया और उनकी सेहत, आज तक हमने 5 सालों में तो कोई ख़बर नहीं सुनी कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। वो माशाल्लाह फिरते हैं, आगे पीछे जाते हैं। आपने देखा होगा उनकी तस्वीरें, उनकी गमलों की रखवाली, मुख्तलिफ जो प्रोटोकॉल्स वो एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी रिटायर्ड लाइफ अब गुजार रहे हैं। आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि रिटायर्ड लाइफ, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं, क्या उनके साथ सूरत हाल है। लेकिन ऐसा 5 साल उन्होंने लंदन में बीमार रह के गुजारे हैं। वो हमें पहले आप आसिफ अली जरदारी साहब की वो बंकर वाली कुछ स्टोरी आप डिस्कस कर रहे थे जब हम लाइव जाने लगे थे। अच्छा, उससे पहले वो नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब अब रेलेवेंट नहीं है पाकिस्तान की सियासत वो अब नहीं, हमें क्या लगता, देखिए वो है ही नहीं, वो रेलेवेंट है ही नहीं इस वक्त, सब कुछ पता रेलेवेंट नहीं है। तो चले जो थोड़ी सी रेलेवेंस है आसिफ अली जरदारी और बंकर की। जरदारी साहब जो इनसे कतरे जरा ज़्यादा रेलेवेंट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, और इन्होंने खुद भी ऐलान किया था कि अगर मुझे कहा गया कि भारत पाकिस्तान जंग के दौरान कि सदर साहब आए बंकर में चलते हैं, तो मैंने कहा कि मैं बंकर में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि अगर शहीद अगर मैं हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन मैं बंकर में नहीं जाऊंगा। वैसे राज साहब वो किस्सा सुना दें हमें आज फिर, जो पिस्तौल वाला मामला है। और ये मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ उस वक्त जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब थे, और इख्तलाफात इतने बढ़ गए, इनको दुबई जाना पड़ा, फिर वापस आए, माफ़ी मांगी, फिर इस्टेब्लिशमेंट से अपने रास्ते सीधे किए, और फिर पाकिस्तान की सियासत में व्हीलिंग डीलिंग जो काम के लिए वो मशहूर हैं वो कर रहे हैं। वो बंकर में नहीं जाऊंगा, और वो क्या मूवी थी
पंजाब लाहौर नहीं जाऊंगी। लाहौर नहीं जाऊंगी या पंजाब नहीं जाऊंगी या कराची नहीं जाऊंगी मैं लाहौर नहीं जाऊंगी या पंजाब नहीं जाऊंगी, ठीक है। और वो सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा, और अचकजई साहब कहते हैं मैं सड़कों पर नहीं जाऊंगा। तो सीक्वल और प्री इक्वल चल रहे हैं। कहते हैं कि मैं अडयाला नहीं जाऊंगा, और वो जो शमीम नकवी साहब हैं वो कहते हैं कि मैं भी अडयाला नहीं जाऊंगा, 1 लाख रुपया खर्चा आता है। हाँ, वो कहते हैं 1 लाख रुपया खर्चा आता है, लेकिन मेरे पीटीआई के जब ओहदे थे तो वो ओहदे मुझे ज़रूर मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक तो आसिफ अली जरदारी साहब का उन्होंने खुद ये पहले खुद भी स्टेटमेंट भी दिया था कि जब जंग हुई तो मुझे मेरे स्टाफ ने कहा कि बंकर में चलें, और मैंने कहा कि नहीं हम इसको लड़ेंगे। तो ये जिस वक्त मेमो गेट स्कैंडल आया था, और फिर उसके बाद हमें याद है कि एक तहरीक भी चली थी जो जजेस बहाली की। तो मेमो गेट स्कैंडल में चूँकि हुसैन अक्कानी के ऊपर भी इल्ज़ामात थे, जो कि उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, तो कि ये उनकी आसिफ अली जरदारी और इन सब की मिली भगत से आया, और उसके बाद ही फिर हुसैन हक्कानी के ख़िलाफ़ फैसला भी आया। अब उन दिनों में जो आपने पिस्टल का किस्सा कहा, तो उन दिनों में ये आसिफ अली जरदारी का ये ख्याल था कि अभी किसी भी वक्त ये कू हो जाएगा और मुझे जो है ये गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने अपने कुछ लोगों के ज़रिए ये खबर फैलाई कि आसिफ अली जरदारी जो है ये तो तकिए के नीचे जो है ये पिस्टल रख के सोते हैं कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, और मैंने पिस्टल रखा हुआ है और मैं मज़ामत करूंगा, और यानी ख़ुद को बड़ा बहादुर साबित करने के लिए कि मैं बड़ा मज़ामती हूँ। हालांकि ये आसिफ अली जरदारी साहब का जो दौर था, यानी पीपल्स पार्टी का जो दौर था, इसी दौर में जनरल कियानी को एक्सटेंशन मिली थी, तो वो सारी बहादुरी इनकी वहीं पर रह गई जब इन्होंने एक्सटेंशन दी जनरल कियानी को। अच्छा, अब चूँकि इन्होंने खुद को जाहिर तो किया था बड़ा बहादुर, लेकिन हमें याद है कि एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था जब सिंध के अंदर ऑपरेशन हो रहे थे और रेंजर्स ऑपरेशन कर रही थी इनके करीबी लोगों के ऊपर, जिसमें ओमनी ग्रुप भी शामिल था। तो उस वक्त जब ऑपरेशन हो रहे थे तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आप तो 3 साल के लिए आते हैं, यानी पाकिस्तानी जर्नैलों के मुतालिक, हम सदा रहने के लिए आते हैं, यानी सियासतदानों की सियासत तो 30-30 40-40 साल चलती है, तो मैं किस दिन लिस्ट निकालूंगा और लिस्ट यहाँ रखूंगा, और इस तरह की बात की थी। अच्छा, अब उसके अंदर एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुना दूं, वाकया कि मैंने जब खुर्शीद शाह का इंटरव्यू किया तो खुर्शीद, मेरे पास खबर थी एक, वो खबर ये थी कि इससे अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया, उससे अगले दिन मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को लंच पे बुलाया हुआ था, खाने पे बुलाया हुआ था। और जैसे ये तकरीर की आसिफ अली जरदारी ने, तो मियां नवाज शरीफ ने उनके साथ उनको खुद भी कॉल नहीं की, आसिफ अली जरदारी ने अपने स्टाफ से कॉल करवाई, अपने स्टाफ के एक शख्स से कॉल करवाई। ये खुर्शीद शाह ने मुझे खुद इंटरव्यू में बताया, जब मैं दुनिया न्यूज़ का ब्यूरो चीफ था इस्लामाबाद में, मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा स्टाफ से कॉल करवाई और कहा कि जी आप ना आए। यानी मियां नवाज शरीफ भी डर गए कि अब तो बड़ा एक्शन होने लगा, ये जो बड़े इनकलाबी बने फिरते थे कि वोट को इज्जत दो। और दूसरी जानिब फिर आसिफ अली जरदारी जो है वो मुल्क से बाहर चले गए, यानी ये स्टेटमेंट दे के कि हम आपका ये कच्चा चट्टा खोल देंगे, फहरिस्त निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि आसिफ अली जरदारी साहब की बहादुरी, सियासी बहादुरी का भी अंदाज़ा कर लें, और मियां नवाज शरीफ का भी, कि उन्होंने देखा कि अच्छा आसिफ अली जरदारी अब ज़ेर ताब आएंगे तो साथ ही चले, मैं भी ये इंप्रेशन ही ना दूं कि मेरा आसिफ अली जरदारी से कोई ताल्लुक़ है। तो वो उनके साथ खाना कमिट करके वो वहाँ पर उन्होंने खाना कैंसिल कर दिया। तो अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब को एक मरतबा फिर थोड़ी सी उनका ये ख्याल था कि मैं 18वीं तरमीम और 28वीं तरमीम के मामले पर, जो 28वीं तरमीम के ज़रिए 18वीं तरमीम को अंडू करने की तैयारी है, तो इस पर कुछ मज़ामत वगैरह दिखाऊंगा और कुछ सौदाबाजी करने की कोशिश करूंगा, या बिलावल जरदारी का नाम पिच करूंगा वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर। लेकिन दूसरी जानिब से कोई हौसला अफजा जवाबात जो हैं वो इनको नहीं मिले, और उनको अभी तक यही कहा गया है कि जो आपको मिला हुआ है आप उस पर इत्तफाक करें, ये ना हो कि जो कुछ आपको मिला हुआ है ये भी आपसे चला जाए। आप ठीक कह रहे हैं, वो पता नहीं जाता कि नहीं जाता, लेकिन उनकी कोशिश ये ज़रूर होगी कि किसी तरह कुछ वो मज़ीद चीज़ें जो है हासिल कर सकें। राय साहब,
इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की डील और फिर अलीमा खान, अब आपको पता है कि कल का जो दिन था ना जुमेरात का, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाएंगे, लेकिन आज सब नहीं गए। हम इस प्लेटफॉर्म पे मुसलसल ये बात करते आए कि 2 दिन आपके पास मौजूद हैं, मंगल का और जुमेरात का, आपको कोई कॉल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई आता नहीं है। अब तो एक मैं टकराव देख रहा हूँ उन लोगों के दरमियान और सोशल मीडिया और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो पिछले 3 सालों से इमरान खान का मुकदमा लड़ रहे हैं। उनका किसी धड़े से कोई ताल्लुक नहीं रहा है साहब, जिन्होंने कुर्बानी दी पाकिस्तान की सहाफ़त में, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, जो मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिनके ऊपर पर्चे हुए हैं। अब तो वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं कि आपको पैगाम आएगा तो आप अलीमा खान के साथ जाकर खड़े होंगे। चले आप नहीं कॉल देते, लॉन्ग मार्च की ना दें, जब इमरान खान बुलाएंगे आप तब कॉल दे दें, लेकिन अलीमा खान के साथ जाकर आप खड़े होना चाहिए। अलीमा खान मंगल और जुमेरात दोनों दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशर जो है वो बढ़ाना चाहिए। आप केपी हाउस में रहे, पीर वाले दिन आप चले जाएं, बल्कि मंगल को आप चले जाएं, सुबह और रात केपी हाउस में गुजारें, एंड देन कम बैक, एंड देन जुमेरात है, आपके पास ताकत है, आपके पास पूरी एक सूबे की हुकूमत है, लेकिन आप ये भी नहीं करते। अब वो उन्होंने ना जलसे के अंदर ही कहा कि पैगाम आया है अलीमा खान का और मैं बाबर करवा दूं कि हम सब जा रहे हैं। तो क्या प्रेशर को रिलीज करने के लिए अब सोहेल अफरीदी को क्या लगता है कि वो सोशल मीडिया जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नहीं बख्शता, तो उस मीडिया को, उस सहाफ़ी, उस कबीले को आप कहते हैं कि जनाब इनसे हम बच जाएंगे, तो आप बचेंगे नहीं, बल्कि आपको एक्सपोज किया जाएगा और आपसे सवाल किया जाएगा। एक्सपोज से ज़्यादा लफ्ज़ है कि आपसे सवाल किया जाएगा, और सवाल आपसे हो रहा है। देखें, इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक या एक पॉलिटिकल जिद्दोजहद के मुतल्लिक एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि सबको पता है कि पीटीआई के साथ जो जुल्म हुआ है, जमहूरियत को जैसे पामाल किया गया है, आइन को पामाल किया गया है, ये तो एक ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन इसके ऊपर एक और रियलिटी ये है कि इमरान खान साहब जिस तरीके से उनको कैद किया गया, 1000 दिन से ज़ायद हो गए हैं, तो क्या पीटीआई के अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक तहरीक चलाती, और क्या पीटीआई ने वो तहरीक चलाई? तो उसका जवाब नफी में है। यानी कैपेसिटी थी, हाँ, बहुत बड़ी कैपेसिटी थी, कैपेसिटी है, और इससे ज़्यादा कैपेसिटी दी है। और इमरान खान साहब की रिहाई के बाद ये और बहुत से रास्ते खुल जाते आपके इलेक्शन रिफॉर्म्स के या जो मौजूदा निज़ाम में इस्लाह के, तो वो पहला काम तो आपने वो करना था। लेकिन इसके अंदर इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है, बहुत अफसोसनाक बात है कि जिस तरह अलीमा खान साहबा ने पॉइंट आउट किया, जिस तरह मुराद सईद साहब ने पॉइंट आउट किया, और हम तो बहुत अरसे से पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब की रिहाई में दिलचस्पी नहीं रखते। उनकी दिलचस्पी यही है कि सीएम केपी सीएम रहे, जो शेख वकास अकरम हैं वो स्पोक्स पर्सन रहे। इनके एक और भी स्पोक्स पर्सन जो पहले वाले थे, उनके मुतालिक भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। नहीं, रऊफ साहब के मुतालिक भी एक दिलचस्प स्टोरी है, वो अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे, उसका वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया राज साहब, वीर जी, हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।